हाँ जी। अच्छा, पर्सनैलिटी वैल्यूज। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये है पर्सनैलिटी वैल्यूज। व्हाट इज पर्सनैलिटी, माइनिंग पर्सनैलिटी। सबसे पहले इसके हमारी जब वो पर्सनैलिटी होती है कैसी है, सबकी जो है वो वी ऑल हैव वन, हम तमाम के अंदर एक पर्सनैलिटी है। और कुछ हम चुप, कुछ जो है वो हमें से चुप रहते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लाउड होते हैं, कुछ अग्रेसिव होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लॉयल टेंस सोशलेबल, सबसे जो है वो पर्सनैलिटी बनती है। जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी होती है वो यूनिक कॉम्बिनेशन होती है इमोशंस का, उसकी थॉट्स का और उसके बिहेवियर का, जो कि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है वो फील करते हैं। जैसे कि कोई इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन में खुश रहेगा या कुछ है, जो एक इंसान है वो खुश नहीं होता, तो वो उसके अपनी थॉट्स, उसके अपने बिहेवियर, उसके एक्सपीरियंसेस की वजह से ही होता है। अच्छा, अब आगे बात आ जाती है मर्डिंग पर्सनैलिटी। The most important reason manager need to know how to measure personality is that research has shown personality tests are useful in hiring decision and help manager forecast for who is best for जो job। अब मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि वो पर्सनैलिटी के बारे में उसको पता हो कि किस तरह पर्सनैलिटी को मेजर करना है, ताकि जब उसने लोगों को हायर करना है ना, तो उसको हर तरीके से पता हो कि जो है वो ये सोशली कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है। तो इस तरीके से ना ये पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो ये ज़रूरी होते हैं। पर्सनैलिटी के लिए जो है वो सेल्फ रिपोर्ट सर्वे वगैरह जो है वो दी जाती है, जो भी एम्प्लॉयज़ की हायरिंग की जाती है उसमें ना इस तरह तरीके से होता है क्वेश्चनियर, कि उसमें होता है कि मुझे क्या चीज़ें पसंद है, मैं ज़्यादा अग्रेसिव कब होता हूँ, इस तरह ना अपने उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन बनाए होते हैं कि वो कोई जो होते हैं वो जो उनकी से रिलेट करता है वो टिक कर देते हैं। अब कुछ जो है वो बड़े अग्रेसिव होते हैं, तो ज़रा कोई कुछ कह दे तो वो अग्रेसिव हो जाए, तो वो क्या करेंगे कि मे बी वो अपनी उस बात को छुपाने के लिए वो झूठ भी बोल सकते हैं कि मैं इस तरह का नहीं हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे कि वो जो सेल्फ रिपोर्ट सर्वे जो करवाते हैं ना, जो है पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, आई वरी अलॉट अबाउट द फ्यूचर, मुझे फ्यूचर के बारे में बहुत परेशानी है। तो कुछ अपनी वीकनेसेस बता देंगे, कुछ जो अपनी वीकनेसेस नहीं बताएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वर माइरिंग पर्सनैलिटी के लिए रेटिंग से वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कितने परसेंट लोग किस चीज़ पे ज़्यादा जो है वो उनकी ट्रेड किस चीज़ पे ज़्यादा है, मतलब कि रेटिंग दे देते हैं ना कि इसका अपने सब्जेक्ट पे बहुत नॉलेज है और किसका नहीं है, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जो रिजल्ट आते हैं ना सर्वे रिपोर्ट के या ऑब्जर्वर रेटिंग के। अच्छा, अब एक यहाँ पे है सेल्फ रिपोर्ट सर्वे और एक होता है ऑब्जर्वर रेटिंग। ऑब्जर्वर रेटिंग ये है कि कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा ना आपकी, तो उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, या फिर उसका कोई कोवर्कर कर रहा होता है या फिर मैनेजर का कोई असिस्टेंट कर रहा होता है, ये देखने के लिए कि ये किस तरह से काम कर रहा है, मतलब कि जो इसने बातें लिखी है कि ये ठीक से उस तरीके पे पहुंचता है कि नहीं। कोवर्कर एंड अदर ऑब्जर्व डज द रेटिंग सम टाइम विद द सब्जेक्ट नॉलेज, समटाइम नॉट। समटाइम वो सब्जेक्ट नॉलेज को देखने के लिए ऑब्जर्व कर रहा होता है कि समटाइम वैसे कर रहा होता है। तो इसके लिए बताया है कि दोनों तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो जो भी सेल्फ रिपोर्ट सर्वे होता है, जो ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वे होता है, उन दोनों को कोरिलेट किया जाता है, देखा जाता है कि दोनों में से कौन सा ठीक है। ज़्यादातर रिसर्च जो है ये सजेस्ट करती है कि ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वे होना चाहिए, क्योंकि ये बेटर बताते हैं, क्योंकि लोग अपनी खामियां छुपा लेते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा होता है वो ठीक से बता देगा, ठीक है। तो पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए दो तरीके हैं, सेल्फ रिपोर्ट सर्वे और दूसरा माइरिंग पर्सनैलिटी। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पर्सनैलिटी को पे अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बात की जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, वो इन्फ्लुएंस होती है दो चीज़ों से, एक होती है हेरिडिटी से और एक होती है इन्वायरमेंट से, ठीक है। हेरिडिटी वो होती है कि जो हमारी आदत वगैरह जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं, जैसे कि हम हाँ विरासत में, जैसे बड़े जो है वो बड़े गुस्से वाले थे तो हम भी उस तरह से हैं, या फिर इस तरीके से जो भी हमारा फेस हमारी नेचर ये उससे भी होती है, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट से भी पड़ता है, इन्वायरमेंट का भी असर होता है इसमें। तो इसमें ये देखने की कोशिश की गई है कि हेरिडिटी ज़्यादा होती है या फिर इन्वायरमेंट का असर ज़्यादा होता है किसी की भी पर्सनैलिटी को लेकर। तो सबसे पहले हेरिडिटी की बात किया कि हेरिडिटी में हमारे पास आ जाती है फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि जनरेशन से अनदर जनरेशन पे जो है वो ट्रांसमिट होती है। जैसे कि हमारा कद हो गया, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, हमारे अट्रैक्टिवनेस, टेम्परामेंट, मसल्स कॉम्पोजिशन, रिफ्लेक्सेस, बायोलॉजिकल रिदम्स, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं हमारे हेरिडिटी में, ठीक है, जो अपने पेरेंट्स से हम लोगों को मिलती है। जो हमारे साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो ये चीज़ें होती हैं, हमारी आदत होती है, हमारा रहन सहन, हमारा कद वगैरह, ये सब, हमारी हाइट वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड में आती है। अब यहाँ पे उन्होंने एक ना ट्विंस पे स्टडी की कि दो ट्विंस बच्चे थे,
तो इन्होंने उस पर स्टडी करने के लिए क्या किया कि उन्होंने ये देखना चाहा कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स बच्चे होते हैं जिनकी शक्लें बिल्कुल सेम होती हैं, तो क्या वो अगर उन्हें सेपरेट रखा जाए, सेपरेट उन्हें रेस किया जाए, तो क्या उनकी औलाद मिलती है या नहीं मिलती। तो उन्होंने क्या किया, अब क्या किया, कुछ अच्छा इन्होंने क्या किया कि एक ना 39 साल तक दो ट्विंस बच्चों को बिल्कुल अलग रखा, 45 माइल्स दूर, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि उनको देखा कि उनके वो जो यूज करते हैं ना सिगरेट, वो भी सेम है, उनके पास जो डॉग है उसका नाम भी सेम है, उनका खाना पीना उठना बैठना उनका सेम, हालांकि दूर दूर रहते हैं फिर भी उनकी चीजें सेम है। अगर वो कहीं जाते भी है ना कहीं बीच वगैरह पे, तो वहां पर भी उनकी आदात वगैरह देखिए तो वो सिमिलर ही होती है। तो उन्होंने कहा है कि जो रिसर्चर ने फाउंड आउट किया कि जो जेनेटिक्स होते हैं वो 50% होते हैं, और बाकी 30% जो है वो फारिग टाइम पे जो माहौल उन पर असरअंदाज होता है, लेजर टाइम कहते हैं ना फारिग टाइम पे, या फिर उनके ऑक्यूपेशन पे प्रोफेशनल जो कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट अगर उनका चेंज है, तो वहाँ की दात उन पर पड़ती है, तो वो 30% होती है, बाकी 50% ज़्यादातर असरअंदाज क्या हो रही होती है, हेरिडिटी, ठीक है। अब आगे हमारे पास एक इंडिकेटर आता है, इस पर्सनैलिटी को टेस्ट करने का इंडिकेटर है, इसको कहते हैं माइट्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ठीक है। ये जो थी ना इसमें इसने 5 बिग मॉडल दिए हैं, और इस औरत का नाम था इजाबेल मायर्स, जिसने वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो ये जो है वो टेस्ट इंडिकेटर तैयार किया था, ये देखने के लिए जो नर्सिस वगैरह है, जो प्रोफेशनल है, वो किस तरह से अपने काम के साथ लॉयल होती हैं हेल्थ केयर के हवाले से। इसमें उसने क्या किया कि इसने 4 जो है वो उसको क्लासीफाइड कर दिया 4 में। अच्छा उन्होंने बताया कि 2 यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, एक तो मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर, दूसरा 5 बिग मॉडल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि पर्सनैलिटी को टेस्ट करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। अब यहाँ पर जो इजाबेल मायर्स जिसका नाम था, तो उसने अपने नाम से ही जो वही इंडिकेटर तैयार किया था, तो इसमें उसने 4 जो है वो उसको क्लास कैटेगरीज में जो है वो किया है। उसने कहा है कि लोगों की ना जो नेचर होती है वो 2 किस्म की होती है, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रावर्जन होते हैं, कुछ इंट्रोवर्जन होते हैं। मैंने जैसे बताया कि एक्स्ट्रावर्जन कौन से होते हैं, हम नीचे पढ़ते जाते हैं हम लोग ना। एक्स्ट्रावर्जन जो होते हैं वो आउटगोइंग होते हैं, सोशल होते हैं, कॉन्फिडेंट उनमें बहुत होता है, वो लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, वो हर टाइम एक्शन में रहते हैं, वो यही कहते हैं कि कोई काम हमें कोई कहे तो हम फौरन करें, और उनके पास वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं दूसरों से बातचीत करके, ठीक है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना वो क्वाइट होते हैं, शाय होते हैं, वो मतलब कि वो इतनी बात नहीं कर सकते, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वो इस तरह का वर्क इन्वायरमेंट पसंद करते हैं जहाँ पे वो खामोशी से काम करें, उनको अकेले अकेले रहने दिया जाए। फिर हमारे पास आ जाता है सेंसिस एंड वर्सेस इंट्यूशन। सेंसिंग में ये होता है कि ये लोग जो है वो रूटीन के काम करने को प्रेफर करते हैं, जो भी रूटीन के हम काम करें उनको प्रेफर करते हैं, ये न्यू प्रॉब्लम्स को भी नहीं करते, वो ये नहीं चाहते कि न्यू चैलेंजेस हो, वो कहते हैं जो ये काम हमें मिल रहा है वही मिले, हम बस रोजाना ना डेली बेस पे वही करें। और इसके अलावा वो उनके ये जो नए काम को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो भी इनकी बहुत कम होती है। वो रूटीन की जो काम होते हैं ना उसमें उनकी पेशेंस होती है, वो कहते हैं बस हमें यही काम हमारे लिए ठीक है और यही हो। वो हालात जैसे बदल जाते हैं ना, वो नए हालात को भी नहीं पसंद करते, वो कहते हैं जो हालात चल रहे हैं वैसे ही रहे, और चीज़ों को ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं कि जो रूटीन चल रही है, हम नई चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जबकि इंट्यूशन वाले क्या होते हैं, वो रिलाई करते हैं अनकॉन्शियस प्रोसेस पे, मतलब कि वो बिग पिक्चर देखते हैं, मतलब कि जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उसको पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रहती है। जैसे कोरोना के डेज थे, तो उस पे कुछ जो इस तरह से वो ये कहेंगे कि अगर हालात चेंज हो जाए, बदल जाए, तो हमें किन कौन-कौन से अल्टरनेटिव्स रखने हैं। तो इस तरह के लोग इन चीज़ों में ज़्यादा इनिशिएटिव होते हैं, जो इंट्यूशन के होते हैं। ये जो रूटीन की चीज़ें होती हैं ना, उसको डिसलाइक करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जो चीज़ें बार-बार हो रही हैं, उनको डिसलाइक हो गई थी, कोई न्यू चीज़ें हाँ। वो कंक्लूजन पे ये लोग जल्दी पहुँचते हैं, और ये रूटीन के जो डिटेल्स होती हैं, जो रूटीन के काम होते हैं, उनसे ये लोग तंग आ जाते हैं, और ये जो है वो चीज़ों को पसंद करते हैं जो चीज़ें ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। अब कुछ लोग होते हैं वो बहुत थिंकिंग करते हैं, बहुत रीजनिंग होती है, लॉजिकल, वो इस तरह के होते हैं कि वो कहते हैं कि प्रॉब्लम है कि तो किस तरह से उसको हैंडल करना है। वो ये अनइमोशनल होते हैं और अनटी इंटरेस्टेड होते हैं दूसरों की फीलिंग्स के साथ। जैसे कहते हैं ना कि बहुत पत्थर दिल लोग होते हैं, ये उस तरह के होते हैं, वो अपने काम से काम करते हैं, लॉजिकल जो है वो चीज़ों को देखते हैं। जिस तरह से ऑटोक्रेटिक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें होते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट, तो बॉस को ना दूसरों से कोई कंसर्न नहीं होता, कोई एम्प्लॉय से कंसर्न नहीं होता, वो बस यही कहता है जो मैंने कह दिया बस मैंने कह दिया।
ठीक है। हाँ, और इस तरह से वो लॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को देखते हैं और इनको कंसीडर किया जाता है कि ये हार्ड हार्टेड होते हैं और जो इनको दूसरों से कोई सरोकार नहीं होता, ठीक है। जबकि थिंक फीलिंग टाइप्स जो फीलिंग किस्म के लोग होते हैं ना, जिनकी फीलिंग्स जो वो ना दूसरों की भी वैल्यूज और इमोशंस को, उनकी वैल्यूज और इमोशंस को भी उन पे ये रिलाई करते हैं, वो दूसरों की भी फीलिंग्स से जो है वो उनको पता होता है, उनके बारे में अवेयरनेस होती है। वो हर चीज़ में जो है वो हार्मनी रखने की कोशिश करते हैं। कोई किसी ने कोई काम किसी मौके पर अच्छा किया उसको प्रेस करेंगे। अनप्लेन थिंग्स जो लोग इस तरह के होते हैं जो चीज़ें किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम खराब करती हैं या फिर वहाँ का माहौल खराब करती हैं, उन चीज़ों को पसंद करते हैं, ये सिंपैथेटिक होते हैं और जो है वो दूसरों का अच्छा चाहते हैं, ठीक है। इस किस्म के लोग होते हैं। फिर आ जाते हैं जजिंग वर्सेस परसीविंग। या इस किस्म के जो लोग होते हैं हाँ, जो जज करते हैं, फैसले लेते हैं, हाँ। और ये जो है वो टास्क को कंप्लीट करना इनका मेन फोकस होता है और ये फैसले बहुत जल्दी लेते हैं, ठीक है। और जो है वो इनको वही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपने टास्क कर लिया, हाँ ठीक है कर लिया, वो बस के मतलब कि जज करते हैं चीज़ों को। जबकि परसीविंग जो होते हैं ये ज़रा फ्लेक्सिबल होते हैं, ये ज़रा ओपन माइंडेड होते हैं और ये टॉलरेट भी करते हैं, जैसे कि किसी ने कोई टास्क किया है या फिर हाँ उसका पोस्टपोन हो गया, मतलब कि वो दूसरों को अंडरस्टैंड भी करते हैं, ये परसीविंग वाले होते हैं। आगे हमारे पास आते हैं द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की जो 5 मॉडल जो बताया हुआ है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1980s में और 90s में जो है वो इसको लेक्सिकल हाइपोथेसिस का इसको नाम दिया था। लेक्सिकल मतलब कि प्रीवियस जितनी भी स्टडी की उसके बेस पर जो है वो इन्होंने ये जो है वो बिग 5 मॉडल तैयार किया था और इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। उन्होंने कहा है कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ना वो इस मॉडल की बेस पर जो है वो करता है, क्योंकि 5 ट्रेड्स होते हैं लोगों में। एक होते हैं एक्स्ट्रावर्जन, वही वाले जो बहुत सोशलाइज होते हैं। सेकंड पे कौन से होते हैं? एग्रीएबलनेस, इस तरह के होते हैं, इनकी नेचर बहुत गुड होती है, ये दूसरों पे कोऑपरेटिव होते हैं और ट्रस्टेबल होते हैं। थर्ड पे क्या आ जाता है हमारे पास? कॉन्शियस कॉन्शियस हाँ, कि इस किस्म के लोग जो रिलायबल होते हैं। रिलायबल इस तरह होती है कि उन लोगों की बात को कहते हैं तो वो भी सच बताते हैं, मतलब कि ट्रस्टेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, हाँ अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास इमोशनल स्टेबिलिटी। इस किस्म के लोग भी बड़े काम होते हैं, नर्वस, डिप्रेस, इनमें हाँ बाजू का नेगेटिव भी हो जाते हैं, ठीक है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इस किस्म के लोग जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाले होते हैं ना, ये हर टाइम तैयार रहते हैं। हाँ, वो हर टाइम काम करने को तैयार रहते हैं, वो नए-नए एक्सपीरियंस करने को तैयार रहते हैं, वो इमेजिनेटिव होते हैं, न्यू जैसे ये होते हैं ना आर्टिस्ट होते हैं, वो नई-नई चीज़ों को सोचते हैं, वो बनाते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, सब इसमें आ जाएगा। अच्छा, बाद में इन्होंने पर्सनैलिटी के इस फ्रेमवर्क को रखते हुए ना बताया हुआ है कि अगर आपकी जॉब परफॉर्मेंस ऐसी हो तो आपको इसमें कौन-सा पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया है कि 5 कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि एक प्रोफेशन है, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, पुलिस वाले हैं, मैनेजर्स हैं, सेल पर्सन हैं, तो इनकी कौन सी स्किल होनी चाहिए? तो उन्होंने बताया बाकी रिजल्ट्स के में उन्होंने बताया द रिजल्ट शो दैट प्रिडिक्ट जॉब परफॉर्मेंस फॉर ऑल 5 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के इसमें जो है वो कौन-कौन सा पर्सनैलिटी की स्किल आनी चाहिए। अब एक्स्ट्रावर्जन जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर किस प्रोफेशन में आते हैं? सेल्स में और मैनेजमेंट के, क्योंकि वो एक्स्ट्रावर्जन होते हैं, वो सोशल, जितने वो सोशल होंगे उतनी उनकी सेल ज़्यादा होगी, वो लोगों को कन्वीनियंस कर पाएंगे कि आप हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो आप परचेज करो। ओपन टू एक्सपीरियंस वाले कौन से लोग होते हैं? जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो, या फिर जो इंटर्नशिप में लोग होते हैं, तो वो यही होते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो कहेंगे हमें ये भी सीखना है, हमें ये भी सीखना है। फिर आ जाते हैं हमारे पास कॉन्शियसनेस पीपल। अब कॉन्शियसनेस पीपल कौन से होते हैं? कॉन्शियसनेस वाला हमने पढ़ा ना, कॉन्साइंटियसनेस है, कॉन्साइंटियस है, ईमानदार जो होते हैं। अब ईमानदार लोगों की जरूरत कहाँ भी होती है? इनकी जरूरत कहाँ कहाँ भी होती है? ये हम लोग लास्ट पे क्या पढ़ रहे हैं कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में उन जो मॉडल की टाइप वो कहाँ कहाँ पे होती है, ये हम पढ़ रहे हैं। बताओ जरा, कौन जो ये ईमानदार लोग होते हैं इनकी जरूरत कहाँ कहाँ पे होती है? इनकी जरूरत होती है स्लीप का,
ये जो लोग होते हैं ना ईमानदार, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकते हैं क्योंकि ये अपना भी ख्याल रखते हैं, वो अच्छी चीज़ें खाते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, इसके साथ साथ रिस्की कामों में नहीं पड़ते, ठीक है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह इन चीज़ों से जो है वो ये दूर रहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स।